हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारे ऊपर स्ट्रेस लेवल किस तरह के होते हैं, क्या हम अपने जीवन को इसी तरह बिताना चाहते हैं जिस तरह वो बीत रहा होता है। हमारे साउथ एशियन कल्चर में हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। हमारे पकवान भी ऐसे हैं, मगर इसके साथ साथ हमारे कुछ इश्यूज़ भी हैं, लाइफ के स्ट्रेस हैं, और फिर जो हमारी बॉडी है उसका एक अपना बायोकेमिस्ट्री है। ये वो गंभीर इशू हैं जिस पे आज के बहुत ही एक्सक्लूसिव शो में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित जी से, जो दीक्षित मील प्लान के फाउंडर हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको ऑनर दिया कि किस तरह फूड प्लान भारत में बेहतर हो सकते हैं। इनको दावत दी कि ये अक्रॉस द भारत अपनी बातें पहुंचाएं। आज हम बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित जी, और उनके साथ हिंदू फोरम कनाडा के प्रेसिडेंट राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं दोनों का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मैंने खुद लाहौर से डॉक्टरी पढ़ी, मैंने MBBS किया, लेकिन मेरा इतना बुरा लाइफस्टाइल रहा, अभी भी है। स्ट्रेस लेते हैं, फिर हमारा मीडिया का काम तो स्ट्रेस का काम ही है, डाइट अच्छी नहीं खाते। अच्छा, फिर मैं बुक्स लिखता हूँ डॉक्टर साहब, तो वो मैंने पढ़ा था जब मैंने तो डॉक्टरी छोड़ दी। फॉर द पास्ट 26 years आई हैवंट डन एनीथिंग इन मेडिसिन, सवाई जर्नलिज्म के। लेकिन पुरानी पढ़ी हुई कुछ बातें याद हैं कि जब आप बहुत क्रिएटिव काम करते हैं तो आपके ब्रेन को शुगर की भी ज़रूरत होती है। अच्छा, मुझे वो पर्सनली, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आपके डॉक्टर साहब शेयर कर रहा हूँ। मुझे शाम के वक्त ना, जब मैं बहुत सारा काम करता हूँ, तो मुझे एक खौफनाक क्रेविंग होती है मीठे की, दिन को नहीं होती, और मुझसे रहा नहीं जाता, मैं 2-1 लड्डू भी खा लेता हूँ। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब मैंने ये भी महसूस किया कि हर सोल की, हर इंसान की एक अपनी बायोकेमिस्ट्री है। जहाँ हम सब एक जैसे इंसान हैं, वहाँ पे डॉक्टर साहब हम सब डिफरेंट भी तो है ना। अच्छा, हम सब की एक अपनी बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स अपनी है, उसमें जो हमारा भगवान है, जो क्रिएटर है, जो उसने सिस्टम रखा है, हम सब अपने अपने इश्यूज़ पे ट्यून होते हैं। आपने एक बहुत ही बड़ा काम किया, आपने ओबेसिटी फ्री की एक मुहिम चलाई, एक अपना दीक्षित मील प्लान, डाइट प्लान वो पूरे का पूरा किया। तो मैंने थोड़ी सी परिचय में समय लिया सिर्फ आपको इनवाइट करने के लिए, और हम बातचीत में राव साहब के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो जो मैंने बातें की, आप उनको कैसे देखते हैं? आपने काफ़ी अच्छी बात कही कि पहले तो आपने कहा कि हम वैसे तो सब इंसान हैं, तो सब हम एक जैसे ही है, लेकिन हर एक का अलग अलग जेनेटिक बैकग्राउंड है, हर एक का अलग अलग स्टाइल है, वो तो मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर इंसान जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन ही लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मैंने आज तक कोई इंसान नहीं देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन छोड़ता है। तो मतलब मोटे पैमाने पे हम लोग सब सेम है। इसलिए काफ़ी लोग जो कहते हैं कि हर एक के लिए अलग कुछ होना चाहिए, तो उसमें मैं उतना विश्वास नहीं करता हूँ। और ये जो दीक्षित डाइट या दीक्षित लाइफस्टाइल जो मैंने प्रोपोगेट किया है, तो इसमें जो बातें हम बोलते हैं वो शायद हर व्यक्ति के लिए उसमें थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मोटे तौर पर ये सभी के लिए काम करता है। और इस लाइफस्टाइल में जो मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्टिव परिणाम आपको दिखते हैं। ये परिणाम क्या है? तो पहले तो आपका वजन कम होगा, दूसरा आपके पेट का घेरा कम होगा, बहुत लोगों को पेट का ही प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ है HbA1c। जो डायबिटिक लोगों को मालूम है कि उनके डॉक्टर उनको हर 3 महीने में वो 3 मंथ्स एवरेज ब्लड शुगर करने के लिए कहते हैं, तो HbA1c कम होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक हार्मोन हमारे शरीर में है जो है इंसुलिन, उस इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव परिणाम है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लाइफस्टाइल है। कोई बोलता है कि 2-2 घंटे के बाद खाओ, कोई बोलता है दूध छोड़ो, कोई बोलता है नॉनवेज छोड़ो, मतलब छोड़ने का बहुत सारे प्लान्स हैं। तो
कौन सा प्लान हम फॉलो करेंगे कि एवरीबडी इज कन्फ्यूज्ड, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए, गूगल के जरिए इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हमारा पूरा मस्तक जो पूरा इसमें बम्बार्डिंग हो चुका है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ मजाक से कि अगर इस एरा में अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो आप एबनॉर्मल हो, एक कंफ्यूज होना नॉर्मल है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी के ऊपर भरोसा मत रखिए, मेरे ऊपर भी भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कहता हूँ उसको आप 3 महीने एक ट्रायल दे दीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपके 100 साल के ज़िंदगी से मैं 3 महीने मांग रहा हूँ। और फिर ये जो 4 महीने बोला ऑब्जेक्टिव कि वजन कर लीजिए, पेट का घेरा देख लीजिए, HbA1c, फास्टिंग इंसुलिन लैब में जाके आप कर सकते हो, ये कीजिए और 3 महीने के बाद फिर देखिए, पता चलेगा सब कम हो गया। अगर ऐसा होता है तो खुद के अनुभव के ऊपर आप विश्वास करो और फिर इसको लाइफस्टाइल बनाओ, ये मैं कहता हूँ। बहुत बढ़िया आपने बातें की राव साहब, आपने मेरी बातें भी सुनी, डॉक्टर साहब की बातें भी सुनी, और अभी हम डॉक्टर साहब की बहुत सारी बातें और भी सुनेंगे। और मेरी तो इच्छा है कि डॉक्टर साहब को हम स्काइप से, भारत से भी लेते रहें। अभी तो हमारे गेस्ट हैं, चूँकि ये बातें जनता के डायरेक्ट कंसर्न की हैं। हम दोनों की बातें सुनने के बाद आपके जहन में कोई क्वेश्चन उठता है? मेरे जहन में ये क्वेश्चन होती है सर, एग्जाम्पल, देर आर एनी choices to change the lifestyle and how can we achieve that? तो अभी काफ़ी लोग कहते हैं कि अभी जो भाई पूरा कैंपेन है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड फ्री ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, जो मैंने 2013 में शुरू किया, और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो मेरे मेंटर जो है लेट डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार, तो वो मिनिस्टर भी रहे महाराष्ट्र में, वो MD मेडिसिन, वो MD डॉक्टर भी थे, IPS हुए, IAS हुए, मतलब ही वॉज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। और उनके दिल में समाज के प्रति जो संवेदना थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो 2012 में जब मैं मेरा वज़न कम करने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने मुझे, क्योंकि 2004 में वो गुजर गए, तो मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक YouTube के ऊपर लेक्चर किसी ने मुझे भेज दिया कि ये डॉक्टर जिस्कार का ले, आप इतना कोशिश कर रहे हो वज़न कम करने की, तो इनका भी सुन लो। मैंने सुना और उन्होंने सिंपल एडवाइस दिया था कि आपको अगर हेल्दी रहना है तो दिन में 2 बार ही खाना खाओ, इतना सिंपल एडवाइस दिया था। तो मेरा तो भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तो मेडिकल स्कूल में हमने पढ़ा कि कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, ज़्यादा कैलोरीज कम करो तो आपका वजन कम होगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल में दिखता तो नहीं था वैसा। लेकिन मैंने बोला ठीक है, ये आदमी हमसे पैसे नहीं मांग रहा है और इतना विद्वान आदमी कुछ बता रहा है तो हम कोशिश करना चाहिए। तो मैं 3 महीने किया, मेरा पेट 2 इंच कम हुआ, 8 किलो मेरा वजन कम हुआ। तब मुझे साक्षात्कार हुआ कि सचमुच ये इंसान जो बता रहा है ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना वाइटल है। और फिर धीरे धीरे ये कैंपेन 2013 में शुरू हुआ। अभी 41 देशों के लगभग लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। और शुरुआत में तो हम वेट लॉस के बारे में बातें करते थे, बाद में पता चला कि नहीं, ये प्री डायबिटीज़ को रिवर्ट करता है। फिर पता चला कि जिनको डायबिटीज़ है लेकिन मेडिसिन चालू नहीं हुआ, उनका भी 5-6 महीने में वो HbA1c नॉर्मल पे आ जाता है। तो ऐसे करते करते ये धीरे धीरे ऐसा ये हुआ कि वेट लॉस, डायबिटीज़ प्रिवेंशन और डायबिटीज़ रिवर्सल तक हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो फिर राव साहब ने जो कहा कि लाइफस्टाइल, कौन सी लाइफस्टाइल है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सब हो रहा है। लोगों को लगता है कि मेरे पिताजी को डायबिटीज़ था, माताजी को डायबिटीज़ था, इसलिए मुझे होने ही वाला है। लेकिन ये इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर हर डिसीज़ में होता है, लेकिन उसका रोल जो है वो लिमिटेड है। अगर डायबिटीज़, हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करेंगे, जो जितने डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उसमें से लगभग 95-96% लोग टाइप 2 के होते हैं, यानी कि इनको 40 में 50 में डायबिटीज़ होता है। जो जुवेनाइल टाइप वाले हैं, टाइप 1, उनकी बात अलग, वो 3-4% होते हैं। तो अगर दुनिया में डायबिटीज़ का प्रमाण इतना बड़ा है, अभी 8.5% लोगों को डायबिटीज़ इंडिया में है, तो वही कंडीशन एवरीवेयर वैसा ही है। तो क्या हमारे जीन्स इतने ख़राब हो गए पिछले 30 साल में कि इतना प्रमाण बढ़ गया? ये नहीं है, ये बढ़ गया इसलिए क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल। और क्या लाइफस्टाइल? क्योंकि ये पूरे थ्योरी जो है इसमें बोलते हैं कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा अगर बढ़ गई तो आप मोटे हो जाओगे, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा और बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ होगा। ये सिद्धांत है। अब ये इंसुलिन बढ़ने का कारण क्या है? तो जब भी इंसुलिन जो हमारे शरीर में पैंक्रियाज में बनता है, और 2 टाइप से बनता है। एक को बोलते हैं हम बेसलाइन सिक्रीशन, इसका मतलब है कि 24 घंटे आपके पैंक्रियाज थोड़ा थोड़ा इंसुलिन सिक्रेट करते रहेंगे और दिन में लगभग 18 से 32 यूनिट उतना बनाते हैं। और इसकी विशेषता यह है कि इसको रोकना आपके हाथ में नहीं है, इट इज़ इनवॉलंटरी इन नेचर, मतलब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ये जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, आते रहेगा। इंसुलिन निर्माण होने का दूसरा तरीका यह है कि जब भी कुछ खाओगे इंसुलिन बनेगा।
अब एक्सपेक्टेशन ये है कि जितना इंसुलिन दिन में आपको लगता है उसका 50% आप बेसलाइन तरीके से बनाएं और 50% आप खाने के जो एपिसोड है आपके उससे बनाएं। अब जो इंसुलिन खाना खाने से बनता है उनकी 3 विशेषता है। पहली विशेषता ये है कि जब भी कुछ खाओगे एक विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन बनाओगे। मतलब किसी का वो मात्रा आपकी 2 यूनिट हो सकती है, मेरी 4 हो सकती है, राव साहब की 5 हो सकती है, हर एक की अलग अलग है। यानी कि अगर एक एप्पल खाने को दिया तो आप 2 यूनिट बनाओगे, मैं 4 बनाऊंगा, ये 5 बनाएंगे। दूसरी विशेषता यह है कि अगर आपको मैंने 2 एप्पल भी दिए तो आप 2 ही यूनिट बनाओगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 1 एप्पल से 2, 2 एप्पल से 4, ऐसे नहीं होगा। मतलब कम खाओ ज़्यादा खाओ, लगभग इंसुलिन उतना ही बनेगा। और तीसरी विशेषता यह है कि क्योंकि इंसुलिन की निर्मित एक साइक्लिकल प्रोसेस है, तो 10 मिनट से शुरू होता है, फिर 50 मिनट में टॉप पे जाता है और फिर 3 घंटे में नीचे आता है। तो क्योंकि इंसुलिन सिक्रीशन एक बार वो ख़त्म हो गया तो फिर बनाने के लिए टाइम लगता है, तो वो टाइम लगभग 55 मिनट का है। तो 55 मिनट में अगर आप खाना ख़त्म करोगे तो इंसुलिन एक ही बार बनाओगे, 55 मिनट के आगे चले जाओगे तो इंसुलिन और एक बार बनाओगे। तो ये इंसुलिन निर्मित के बारे में मैंने बताया आपको। ये इंसुलिन का कार्य क्या है, क्यों बनता है इंसुलिन, और खाना खाने के बाद क्यों बनता है। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, हम चपाती खाई, रोटी खाई, नॉनवेज खाया, कुछ भी खाया, अल्टीमेटली हमारे खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, 3 ही इंग्रेडिएंट होते हैं। तो इनके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के बाद, उनका इस्तेमाल करना इंसुलिन का काम है। कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज, फैट से बनता है फैटी एसिड, और प्रोटीन से बनता है अमीनो एसिड्स। तो ये 3 एंड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना ये इंसुलिन का काम है। तो अब जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेशन के बाद ये 3 एंड प्रोडक्ट खून में होते हैं। अब हमारा शरीर जो है वो करोड़ों सेल से बना हुआ है और हर सेल को एनर्जी लगती है। तो हम बोलते हैं कि आमतौर पे हमको 2000 कैलोरीज एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जिसका वजन ज़्यादा है, जो ज़्यादा काम करता है, जिसमें कि मेहनत है, तो उसको ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज हम बोलेंगे 2000 कैलोरीज। अब ये कैलोरी शरीर कहाँ से लेता है, तो 2 फ्यूल हमारे पास जलाने के लिए, एक है ग्लूकोज, 1 ग्राम ग्लूकोज जलाने से 4 कैलोरीज मिलती है। दूसरा है फैटी एसिड यानी फैट, तो 1 ग्राम फैट जलाएंगे तो 9 कैलोरी मिलती है। मतलब चर्बी जलाने से ग्लूकोज की तुलना में 2.25 गुना एनर्जी मिलती है। इसलिए हर सेल को चर्बी जलाने में मज़ा आता है, क्योंकि कम काम में ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन क्या होता है कि ग्लूकोज जब खून में होता है तो शरीर चर्बी का इस्तेमाल या फैटी एसिड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब आपको ऐसा लगेगा कि हमने खाना खाया, अभी खाना खाने के बाद इंसुलिन भी आ गया और हमारे खून में ग्लूकोज आ गया। अब क्या होना चाहिए कि ये ग्लूकोज, क्योंकि खून तो पूरे शरीर में संचार करता है, हर सेल के पास जाता है, तो ये होना चाहिए कि हमारे जो खून में ग्लूकोज है वो सेल में जाना चाहिए और सेल ने उसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं, इसलिए कि हर सेल के ऊपर एक ताला लगा हुआ है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि खून में चाहे कितना भी ग्लूकोज हो, जब तक ये ताले नहीं खुलेंगे तो ग्लूकोज सेल में नहीं जाएगा। तो इंसुलिन का पहला कार्य आप समझ लो ये है कि ये ताले खोलना है और ग्लूकोज को सेल में पहुंचाना है। अब ये कार्य तो हो गया कि सेल में ग्लूकोज चला गया, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन क्या होता है, हमारा एशियन डाइट, इंडियन डाइट कार्बोहाइड्रेट से पूरा भरा हुआ है। रोटी खाते, चावल खाते, इडली खाते, डोसा खाते, मीठा खाते, कार्बोहाइड्रेट, मतलब खाना खाने के बाद ग्लूकोज का फ्लड हमारे खून में होता है। तो अब एक काम तो हो गया कि सेल्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, फिर भी ग्लूकोज है अभी और, तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कन्वर्शन इंसुलिन की वजह से ग्लाइकोजन नाम के पदार्थ में होता है। अब ये ग्लाइकोजन लीवर में 100 ग्राम और मसल्स में 400 ग्राम स्टोर किया जाता है। अब लीवर में स्टोर करना है इसलिए उसको लिमिट है, वो 2 किलो 3 किलो नहीं स्टोर हो सकता, तो एडल्ट में 100 ग्राम स्टोर किया जा सकता है। अब ग्लाइकोजन का मतलब क्या है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इकट्ठा आके ग्लाइकोजन बनता है, और 1 ग्राम ग्लूकोज से 4 कैलोरी मिलती है, तो 100 ग्राम ग्लाइकोजन से 400 कैलोरी मिल सकती है। अब नेचर ने इसकी प्रोविजन क्यों की, इसलिए की कि अगर आपको खाना ही नहीं मिला, 10-12 घंटे आप भूखे हैं, लेकिन ब्रेन तो काम करेगा, किडनी काम करेगी, उनको तो कोई रेस्ट नहीं है, उस समय शरीर अपना 100 ग्राम ग्लाइकोजन निकालेगा, उसको ब्रेक डाउन करके आपको 400 कैलोरी देगा। ये प्रोविजन नेचर ने की है। तो ये अभी ये 2 काम मैंने आपको बताया कि इंसुलिन के ये 2 कार्य। तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य जो इसके बाद शुरू होता है, ये 2 कार्य होने के बाद अगर और ग्लूकोज खून में है तो इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज का कन्वर्शन फैटी एसिड में होता है और वो फैट के रूप में स्टोर किया जाता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं घी नहीं खाता, मैं ऑयल नहीं खाता, लेकिन मोटा कैसे हुआ, पेट कैसे निकला, क्योंकि तुमने जो चपाती खाई, रोटी खाई, इडली खाई, वो काफ़ी है आपको मोटा करने के लिए, क्योंकि उसमें जो ग्लूकोज है उसका कन्वर्शन फैट में किया, और किसने किया, तो इंसुलिन ने किया। तो इसलिए इंसुलिन हमको ओबेस करता है। अब उसके बाद में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक चीज़ है।
अब इसमें हम अगर जाएंगे तो जब इंसान दुनिया में आया तो हम लोग जंगलों में रहते थे और जंगलों में हमने 6 लाख साल गुजारे हैं। तो हमारे ऊपर जो संस्कार है वो जंगल के इसके है, जानवर के है। पिछले 10,000 साल हम जंगल से बाहर है और उसमें से 5,000 साल आपको खेती करना आता है। जब खेती कर रहे हैं इसलिए हमको खाने को मिल रहा है ठीक तरह से। जंगल में थे तो क्या करते थे, दूसरे जानवर को मारो और खाओ, दूसरा कोई आता ही नहीं था। तो अब अगर आपको मार के खाना है कुछ जानवर को तो आपको भागना पड़ेगा, इतना ही नहीं लेकिन वो जानवर से तेज भागना पड़ेगा। और इतना करने के बाद, उसको मारने के बाद भी आपका नसीब अच्छा होना चाहिए, पीछे कोई शेर आ गया तो उसको छोड़ के भागना पड़ेगा। तो अगर ऐसे आपकी खाने की अगर अवस्था है तो क्या आपके ज़िंदगी में बेड टी, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, हाई टी ये हो सकता है सब? इट वॉज इम्पॉसिबल। आज खाना मिला तो अगला खाना 1 महीने के बाद मिल सकता था या 2 हफ्ते के बाद मिल सकता था। तो इसलिए हमारा फिजियोलॉजिकल साइकिल जो MBBS में हमने पढ़ा वो क्या था कि फीस्टिंग एंड फास्टिंग। जब मिलेगा तो खा लो पूरा, और जब नहीं मिलेगा तो जो उसका फैट का कन्वर्जन किया है उसको जलाओ। ये हमारा स्टाइल था। इसलिए हमारे सेल्स और हमारी बॉडी स्टारवेशन के लिए डिजाइंड है, नॉट फॉर ओवर ईटिंग। इसलिए दुनिया में आज जितने लोग भूखे मरते हैं, भूखे रहने से, उससे 100 गुना ज़्यादा लोग गलत खाने से या ज़्यादा खाने से मरते हैं। तब अब ये सेल जो है उनको लगता है कि भैया जब खाना खाएंगे तो इंसुलिन आना चाहिए, और खाना उनका काम होगा इंसुलिन का तो 0 लेवल पे जाना चाहिए, बेसलाइन पे। अगर कोई व्यक्ति बार बार खाता है कि सुबह से शाम तक मैं थोड़ा खाया लेकिन खाया, तो हर बार उसका इंसुलिन का जो मेजर है वो तो गिरते रहेगा, 2-2 यूनिट, 4-4 जो भी है, तो इंसुलिन ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं जाता। तो सेल्स कैन नॉट टॉलरेट दैट। उनको उतना इंसुलिन की आदत नहीं है, उनको अच्छा नहीं है वो। फिर वो क्या करते हैं, उसका अपोजिशन करते हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि उनका शेप बदल देते हैं। अब शेप बदलने से लॉक का शेप बदलता है, तो उसके बाद में इंसुलिन की चाबी उसको बैठती नहीं। तो इसी वो जो व्यक्ति का काम 2 यूनिट पे चलता था उसको 4 यूनिट, फिर 8 यूनिट, 10 यूनिट, ऐसे इंसुलिन ज़्यादा उसको निर्माण करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और बाद में अल्टीमेटली ऐसी अवस्था आ जाती है कि खून में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन है, लेकिन रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि ग्लूकोज कैन नॉट एंटर द सेल्स, इट इज़ ट्रैप्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड पास थ्रू द यूरिन। देन यू गो टू द डॉक्टर, ब्लड शुगर आपका 300-400 होता है, फिर हम आपको टाइप 2 डायबिटीज़ का लेबल लगाते हैं। तो ये थ्योरी इस लाइफस्टाइल के पीछे है कि बार बार खाने से आपको सब प्रॉब्लम होते हैं। ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात बताई हमें। इससे पहले कि हम राव जी से भी 1-2 सवाल लें, मेरा एक सवाल बीच में आ रहा है। जो आपकी बातचीत चल रही है, आपने अपनी बातचीत में हमें बताया कि साइंस है पूरी की पूरी। सही बात। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप केस टू केस चलेंगे, एक जनरलाइजेशन है मैनकाइंड में, जिसमें इंसुलिन का फैक्टर है, आपका लाइफस्टाइल है, पूरी की पूरी साइंस है। अब आप ये बताइए कि मेडिकल साइंस जिस तरह डायबिटीज़ को या ओबेसिटी को या डाइट को जिस तरह डील करती है, हमारा जो ट्रेडिशनल वे इन आर धर्मा सिविलाइजेशन है, क्या उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं या कोई फ़र्क है, या हम कोई नया रास्ता दुनिया को दिखा सकते हैं? ताहिर साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अगर इसके हम रूट्स देखेंगे, मतलब ये अगर आप देखोगे तो आयुर्वेद ने बताया 2 काल भुंचित, इसका मतलब है दिन में 2 बार खाना खाओ। आयुर्वेद ने कहा जैसे अग्निहोत्र 2 बार जलाते हो सनराइज और सनसेट के समय, वैसे आपका जठराग्नि जब प्रज्वलित होता है तो आप 2 बार खाना खाओ, ऐसे आयुर्वेद ने बताया। वेदों में लिखा है कि जो व्यक्ति 2 बार खाना खाएगा उसको फास्टिंग का पुण्य मिलेगा। जैनिज्म में कहा गया है कि जैनिज्म में व्यासना नाम की कल्पना है। अब व्यासना का मतलब है बे आसन, यानी 2 बार बैठो 2 बार खाना खाओ। गौतम बुद्धा ने अपने शिष्यों को कहा कि अगर मेरे जैसा हेल्दी रहना है तो रात को खाना मत खाओ, एक ही बार खाना खाओ, क्योंकि वो तो योगी थे। महाभारत में लिखा है 1 बार खाओगे तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा, 2 बार खाओगे शक्ति मिलेगी, 3 बार खाओगे बीमारी मिलेगी, 4 बार खाओगे तो यकीनन मरोगे। ये लिखा हुआ है महाभारत में। और संतों ने, अब पूरे भारत में हम देखेंगे तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कहावत जो है वो मराठी में है, तेलुगु में है, सभी लैंग्वेजेस में। संतों ने कहा जो 1 बार खाता है वो है योगी, 2 बार खाता है वो हम जैसा भोगी, और 3 बार खाता है वो रोगी। मेरे हर व्याख्यान में जब मैं लोगों को पूछता हूँ तो लोग सब मिलके बोलते हैं, जब बोलता 3 बार खाता है वो बोलते रोगी। मैं बोला इतना मालूम होने के बाद भी 10 बार खा के आ गए। ये बात सही है। तो ये मतलब इट इज हमारा कल्चर, रिलीजन यही बताता है
कि इतनी बार खाना ठीक नहीं है। और मॉडर्न मेडिसिन क्या बोलता है, डॉक्टर मैटसन का एक स्टडी है, उसने स्टडी किया कि कब खाओगे, कितनी बार खाओगे तो स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और डॉक्टर मैटसन के रिसर्च पेपर आप गूगल के ऊपर कहीं भी आपको मिलेंगे। उनका नतीजा उन्होंने जो निकाला उसका, उन्होंने कहा कि जो दुनिया में प्रचलित है आज, प्रचलित क्या है कि 3 बार खाना 1 बार नाश्ता, उन्होंने कहा कि इतनी बार खाना इवोल्यूशन की दृष्टि से हम देखेंगे तो एबनॉर्मल है। और इसके पीछे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो जंगल का लाइफ था उसका रिलेशनशिप उसके साथ है। दूसरा, ऑटोफैगी के लिए नोबेल प्राइज मिला जापानीज साइंटिस्ट को 2016 में। क्या बोला उन्होंने बोला कि जब फास्टिंग करोगे तो आपके शरीर के नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल को खाएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम आपको बोल रहे हैं कि 2 बार खाना खाओ, वो उसके उस तरफ मैं आऊँगा कि लाइफस्टाइल एग्जैक्टली क्या है, लेकिन उसमें हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी कम करो, 2 ही बार खाना खाओ। तो 2 बार खाना हो गया, मैं 1 बजे खाता हूँ, 9 बजे खाता हूँ, तो 9 से 1 मेरा 16 घंटे का गैप है, तो अपने आप फास्टिंग हो जाता है, ऑटोफैगी का बेनिफिट मिल जाता है। तो सिर्फ रिलीजन कल्चर ही नहीं, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन भी इसको सपोर्ट करता है। लेकिन देखिए, जो मंचिंग का एक अब कल्चर बन चुका है वर्ल्ड वाइड, और मैं तो खैर पंजाबी हूँ, पंजाबियों के बारे में कहा जाता है उनके तो हाथ रुकते ही नहीं है। सही बात है। वो यूं लगता है कि 24 घंटे ही खा रहे हैं एटलीस्ट, जब तक वो जाग रहे हैं। कोई मूंगफली खा ली, कोई नट उठा लिए, चाय चलती रहती है 8-8 बार, 10-10 बार। वो कहते हैं ये तो खाना ही नहीं है। खाना तो वो होता है जो पूरे का पूरा कोर्स है, परोठे एंड ऑल दैट एवरीथिंग। सही बात। अच्छा, तो ये जो छोटी छोटी मंचिंग है, इसकी भी परमिशन है या ये भी खाना ही है? तो अभी आपने पूछा तो इसलिए मैं लाइफस्टाइल क्या है थोड़ा मोटे तौर पे बोल देता हूँ, क्योंकि लोगों को लगेगा कि क्या एग्जैक्टली करना क्या है हमको। तो पहली बात तो ये बताऊंगा कि ये लाइफस्टाइल जो बता रहा हूँ ये 3 टाइप के लोगों के लिए नहीं है, इन्होंने नहीं करना चाहिए। एक है जो बच्चे 18 साल से कम है, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो प्रेग्नेंट मदर्स है और लैक्टेटिंग वुमेन जो बच्चे को दूध पिलाती है, तो जब तक कि बच्चा 9 महीने का नहीं होता उन्होंने ये नहीं करना है। और तीसरे है जो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ है, क्योंकि इनके शरीर में पैंक्रियाज काम ही नहीं करते, तो इसलिए इनको ये लाइफस्टाइल का फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये 3 टाइप छोड़ेंगे तो बाकी सब लोग कर सकते हैं। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये करने से पहले मेरे कोऑर्डिनेटर्स के साथ या मेरे साथ संपर्क करें। आपके कोई रिपोर्ट HbA1c, फास्टिंग, इंसुलिन हम मंगवाएंगे, वो रिपोर्ट हमको देखने दीजिए। आप मेडिसिन कितनी बार लेते हो, क्योंकि वो डोज एडजस्ट करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जरूर कीजिए, आपको फ़ायदा इसका होगा। तो ये लाइफस्टाइल में पहली बात यह है कि जब आपको कड़ी भूख लगती है, ऐसे 2 समय आइडेंटिफाई कीजिए, उस समय खाना खाइए। और इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है, मतलब मैं एक बार 1 बजे खाता हूँ, 9 बजे खाता हूँ, इसका मतलब ये राइट टाइम है, ऐसा नहीं है। ये मेरे भूख के समय। राव साहब का हो सकता है कि 10 बजे खाएंगे, 5 बजे खाएंगे, आपका कुछ अलग हो सकता है। तो जब आपको भूख लगती है उस समय आपको 2 बार खाना खाना है, ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है कि खाना जो है मैक्सिमम 55 मिनट के अंदर खत्म करना है। इसमें बहुत सारे लोग गलतफहमी कर देते हैं कि दीक्षित सर ने बोला 55 मिनट खाओ। मैं 55 मिनट खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, 55 मिनट में खत्म करने के लिए कह रहा हूँ। इसका कारण ये है कि इंसुलिन हमको एक ही बार निर्माण करना है, कि 55 के आगे चले जाएंगे तो इंसुलिन और एक बार निर्माण होगा, इसलिए 55 के अंदर खत्म करना है। तीसरी बात ये है कि जितना हो सकता है टाइमिंग आप अगर फिक्स रखेंगे तो अच्छा है आपके लिए, लेकिन टाइमिंग के ज़्यादा 2 बार खाना महत्वपूर्ण है इसमें। तीसरा है जितना आप मीठा कम खाएंगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और भले आपको डायबिटीज ना भी हो, मतलब शुगर, जैगरी, इनका हमारे शरीर में कोई स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा नहीं है, और दिस इज़ नोन इन द वर्ल्ड। तो शुगर और ये जितना कम खाएंगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और खाने में हमारे प्रोटीन्स हमको बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट कम करना है। खास करके मैं एशियन इंडियंस के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे तो ज़्यादा करके मीट खाते हैं, सैलड्स खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कम होता है, इसलिए आप उनको देखोगे तो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं। तो हमारे इधर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कम करना है और प्रोटीन आपको बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाना है, इसका मतलब ये नहीं कि बाजार से आपको प्रोटीन पाउडर खाना है। लाइफस्टाइल ऐसी होना चाहिए कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपको प्रोटीन मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर वेजिटेरियन हो, 3 रोटी खाते हो, 1 रोटी कम करो, उसी जगह पे 1 बाउल थिक दाल खाओ, स्प्राउट्स खाओ, सोयाबीन खाओ, पनीर खाओ, चीज़ खाओ, इसको आपको प्रोटीन मिलेगा। नॉन वेजिटेरियन हो तो उसकी जगह पे आप बॉइल्ड एग्स खाओ, फिश खाओ, चिकन खाओ, तो आपको मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करना है, प्रोटीन थोड़ा बढ़ाना है। मीठा जितना कम करेंगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा। तो ये हुआ डाइट के बारे में कि आपको करना क्या है। और इसके साथ आपको एक्सरसाइज करना है, कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज 45 मिनट्स एट ए स्ट्रेच। हम बोलते हैं कि 4.5 किलोमीटर चलो,
होता है शुरुआत में कि लोगों को घुटने में दर्द है, वजन ज़्यादा है, नहीं चल सकते, ठीक है 1 घंटे में चलो, 1.25 घंटे में चलो। तो पहले डिस्टेंस कवर करो, और जब आपको डिस्टेंस कवर करोगे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ। इसकी जगह पे साइकिलिंग भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार भी किसको करना है तो, लेकिन वो 40-45 आपको करना है, मतलब 8-10 में नहीं काम चलेगा। तो किसी प्रकार का कार्डियो एक्सरसाइज आपको 45 मिनट एट ए स्टेज करना है। ये है लाइफस्टाइल। राव साहब, आपने लाइफस्टाइल पे बात की थी। आप So, Dr. Saab, how can you educate in regarding lifestyle? You know, people who are already not changing their lifestyle. So, what is the education requirements? You know, how can we educate them? तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं, मतलब ये कैंपेन तो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसमें किसी से कोई पैसे नहीं लेता है। अब ये किस प्रकार से करते हैं हम लोग, तो व्याख्यान होते हैं बहुत सारे, मैं जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, उसके बाद में लोगों का उत्साह उसमें आता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, तो हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, तो उसके ऊपर ये सब लोग हमसे कनेक्टेड रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि ये स्प्रेड कैसे करना है, तो ये व्याख्यानों की जरूरत से ज़्यादा होता है। और दूसरा है कि रोल मॉडल्स, जिनको ये लाइफस्टाइल करके सक्सेस मिलता है, उनकी सक्सेस स्टोरी हम डेली रिलीज करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एंड ऑल। तो किसी का डायबिटीज रिवर्ट हुआ, किसका वजन कम हुआ, तो नेचुरली एक आदमी के पीछे वो सुन के देख के 100 लोग उसके पीछे करना शुरू कर देते। तो इस प्रकार से जितने ज़्यादा हम लोगों की तरफ पहुँचेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, आज की दुनिया में इन्फॉर्मेशन पावर है, क्योंकि जो बाकी जो काफ़ी सारे एडवाइसेस है उसमें काफ़ी पैसे जाते हैं और इसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये कैंपेन में क्या है कि क्योंकि इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है और ये साइंस है, और जो भी आदमी लॉजिक से सोचेगा और ये लॉजिक से करेगा तो उसको फ़ायदा होगा। एक बार वो फ़ायदा हो गया, रोल मॉडल बन गया, तो अपने कम्युनिटी में करता है। इसी प्रकार से कोऑर्डिनेटर्स मेरे साथ काम करते हैं, लगभग 106 लोग मेरे साथ काम करते हैं। उनमें कोई डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, लॉयर्स है, क्योंकि ये काम करने के लिए आपको डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको लॉजिक समझ में आ गया और जिसने इसका रिजल्ट देख लिया, वो ये काम कर सकता है। तो मैं सोचता हूँ कनाडा में राव साहब भी हमारे कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं। बिल्कुल, नहीं, राव साहब ऑलरेडी अदर क्वेश्चन कोऑर्डिनेट जी। डायबिटिक इज ए लाइफ लॉन्ग चैलेंज। सही बात। What could be a recommendation to cope up with this challenge? I want a short and brief answer. राइट। तो इसमें कैसा है कि हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ा उसको भी हमको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पहले हमने ये पढ़ा कि डायबिटीज़ इज़ ए इनक्यूरेबल डिसीज़, कभी ठीक नहीं होगा। और दूसरा हमने ये इसके बारे में सुना कि क्रॉनिक डिसीज़ है, मतलब प्रोग्रेसिव है, बढ़ते जाएगा। अब ये ऐसा होने के बाद हम पेशेंट आए, हम क्या बोलेंगे कि भैया तू कभी ठीक नहीं होने वाला, तुझे ज़िंदगी भर मेडिसिन खाना है। अब नेचुरली उसको ये लगता है कि मुझे मेडिसिन ज़िंदगी भर खाना ही है, तो 2 गुलाब जामुन ज़्यादा खाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले तो हमारा अप्रोच बदलना पड़ेगा कि डायबिटीज़ रिवर्सल इज़ पॉसिबल। और जब हम किसी को नया डायग्नोसिस हुआ, उसको मैं बताऊंगा कि भैया तूने अगर ये लाइफस्टाइल की, तेरा डायबिटीज़ रिवर्ट होगा। या दूसरा ऑप्शन है ज़िंदगी भर मेडिसिन खाना है, और मेडिसिन खाने के बाद भी तेरा पैर काटना पड़ेगा, एक आध बार आँखें चली जाएगी। तो मुझे लगता है कोई भी होशियार आदमी ही विल गो फॉर लाइफस्टाइल। तो लाइफ लॉन्ग चैलेंज है, लेकिन इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम पहले रोक सकते हैं। और दैट इज़ द टाइम जब आपको डायग्नोस होता है, उसी समय अगर उसको हम रोकथाम करेंगे तो शायद लाइफ लॉन्ग चैलेंज नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, पहले राव साहब की आने से पहले मैं, इसलिए कि आप जो बातें कर रहे हैं उससे एक सवाल जुड़ा हुआ है। ये बात तो तय है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका जो एक्सेस है वो वन ऑफ द रीजंस फॉर प्रोग्रेसिंग डायबिटीज़। लेकिन हमारे जो बहुत सारे लिसनर्स हैं, मेरे समेत, वो इस मुगालते में रहते हैं कि ये जो डायरेक्ट मीठा है यही शायद ख़तरनाक है। बाकी डबल रोटी खा ली तो वो तो मीठा बहुत कम होता है, उससे हमें इशू नहीं होगा। फिर मैंने भी पीछे बात की कि ये भी एक मिथ सी है कि जो क्रिएटिव या जो ब्रेन कंज्यूमिंग लोग हैं वो उनको शुगर की, ग्लूकोज की एक ज़रूरत है। ये इवन जब मैंने मेडिसिन पढ़ी तो वहाँ पे भी इसका मेंशन था, तो एक गलत परसेप्शन बन गई। तो क्या जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट मीठा शुगर ही है या ऑल कार्बोरेट्स हैं? और दूसरा जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है कि ये जो मिथ है कि कुछ को ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्लूकोज की, ब्रेन की, तो ये क्या है दोनों बातों? तो पहली बात तो क्या है कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज है
आपने चावल खाया, गेहूं खाया, दाल भी खाई तो 70% कार्बोहाइड्रेट है, तो उसका कन्वर्जन तो ग्लूकोज में ही होना है। शरीर को बाहर से ग्लूकोज लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि आपके शरीर को शुगर या ऐसा कोई बाहर से ग्लूकोज का सोर्स कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एवरी कार्बोहाइड्रेट विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। अब दूसरी बात जो आपने कही कि कुछ लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है, कुछ लोगों को कम है, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसमें हम सिंपल देखेंगे कि पैथोलॉजी में अगर आप गए और आपने ब्लड शुगर किया तो नॉर्मल रेंज क्या है? 70 से लेके 110 तक। तो आपने कहीं देखा है कि किसी व्यक्ति का 150 है? नहीं है। तो सभी का रिक्वायरमेंट उतना ही है, सभी का। ये सब आदत की बात है, अब कैसे आदत आप डालते हैं उसके ऊपर है। तो कोई व्यक्ति कॉन्सेंट्रेट कर सकेगा अगर उसका कोई म्यूजिक चल रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट कर सकेगा। कोई हो सकता है ऐसा है कि जो कोई तंबाकू खा लेगा, वो कॉन्सेंट्रेट। तो अगर तंबाकू खाने वाला बोलेगा जो म्यूजिक सुनने वाले को कि भाई तंबाकू खा ले तो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, ये गलत बात हो गई। तो ये आदत है, मतलब ये ग्लूकोज की ज़रूरत इसकी वजह से कुछ होता है ऐसी बात नहीं है। अब जो आदत आपने लगवाई उसके तरीके से आप आगे चलते हो, वो आदत एडिक्शन बन जाती है। जी राव साहब, आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? Sir, example, I'm asking one simple question, sir. I don't have any symptoms. ओके। So, what do you suggest? I'm in danger or no? हाँ, तो डायबिटीज़ ये ऐसी बीमारी है, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन जिनको हम बोलते हैं साइलेंट किलर्स। मतलब बाकी कोई भी बीमारी कि आपको कोई तकलीफ है तो आपकी जो पेन है वो प्रोपोर्शनेट टू योर प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें ऐसा है कि 50% लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। 50% लोगों को मालूम नहीं है। एक्सीडेंटल डायग्नोसिस, यानी दांत निकालने गए, डेंटिस्ट ने बोला भाई फिटनेस के लिए सर्टिफिकेट लाओ, ग्लूकोज करो, ग्लूकोज 250 निकल गया। तो 50% लोगों को मालूम नहीं उनको डायबिटीज़ है। तो लक्षण क्या होते हैं? आमतौर पर हम बोलते हैं कि ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा बार पेशाब होना, ज़्यादा भूख लगना और ज़्यादा खाने के बावजूद वजन कम होना। ये 3-4 लक्षण है कि जिससे पता चलता है, लेकिन ये लक्षण 50% लोगों में होते हैं, 50% लोगों में कुछ नहीं होता। और ऐसे लोग होते हैं कि जिनका डायग्नोसिस तब होता है कि जिनकी आंखें चली जाती है। मतलब तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लक्षण हो। तो हम इसलिए हम कहते हैं कि आप जब 40 के हो जाएंगे तो HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट आप जरूर कीजिए, क्योंकि HbA1c कैसा है कि अप टू 5.6 नॉर्मल है, 5.7 to 6.4 प्री डायबिटीज़ है, 6.5 के ऊपर डायबिटीज़ है। आपको लक्षण हो ना हो, लेकिन अगर आपके वैल्यूज़ ऐसे हैं तो अगर आप लाइफस्टाइल करेंगे तो आप नॉन डायबिटिक बन जाओगे। मतलब उसमें डरने की कोई बात नहीं है, वो हो जाएगा। लेकिन सिम्टम नहीं है इसलिए मुझे कुछ नहीं है, ये गलत फहमी। ये बड़ी आपने इम्पॉर्टेंट बात की कि सिम्टम नहीं है से अगर हम ये परसीव करते हैं कि हम फ्री हैं उन डेंजर से, तो ये अपने आप को डिसीव करने वाली बात। सही बात। डॉक्टर साहब, आप वर्ल्ड वाइड लेक्चर्स देते हैं, WHO और यूनिसेफ में भी कंसल्टेंट के तौर पर आपने काम किया। भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपको रिकग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। तो भारत में कितना चैलेंज है इस वक्त डायबिटीज़ के हवाले से, ओबेसिटी के हवाले से? तो ऐसा कहते हैं कि अगर कुछ नहीं किया तो भारत दुनिया की डायबिटीज़ की कैपिटल बनने वाला है 2030 तक, ऐसा कहते हैं। क्योंकि लगभग 8.7% लोगों को डायबिटीज़ है 20 साल के ज़्यादा उम्र वाले। तो ये काफ़ी प्रमाण ज़्यादा है। और उसमें क्या है कि आधे लोगों को, मतलब 7 करोड़ 70 लाख लोगों को डायबिटीज़ है, लेकिन आधे लोगों को मालूम ही नहीं है डायबिटीज़ है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ओबेसिटी की मात्रा, ये जो प्रमाण है वो भी बढ़ रहा है। कि पहले हम बोलते थे कि हम तो क्या डेवलपिंग कंट्री है, तो काफ़ी लोग दुबले पतले रहते थे। लेकिन एक एग्जांपल बोलता हूँ कि 1975 में मोटापे में हमारा नंबर 19 था दुनिया में, और 2012-14 में देखेंगे तो मर्दों में हमारा नंबर 5वां है और औरतों में 3रा है। तो इतनी हमने प्रोग्रेस की है इस बारे में। तो ओबेसिटी और डायबिटीज़ दोनों प्रॉब्लम काफ़ी बड़े मात्रा में है, और इसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना यही सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करना, अब आप सिंपल मेटफॉर्मिन की भी मेडिसिन लेते हो तो भी आपको महीने का खर्चा 1000 रुपये है। और जिस कंट्री में 70% लोगों से ज़्यादा लोगों का इनकम 10,000 भी नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि किसी घर में अगर कोई 60 साल का आदमी, उसका पैर काट के वो घर में पड़ा है और वो 20 साल जिंदा रहेगा,
तो घर की क्या क्या हालत हो जाएगी। तो इसलिए लाइफस्टाइल यही सॉल्यूशन हमारे पास है। जी, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपने की। आपने बताया कि ये जो लाइफस्टाइल का इशू है ये एक बहुत बड़ा इशू है। डॉक्टर साहब, बातें तो आपसे हम जितनी भी करें कम है, लेकिन आखिर में दो एक बातें ज़रूर जानना चाहेंगे। आपने हमें अलार्म किया कि भारत में डायबिटीज़ और ओबेसिटी का जो मामला है वो बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी मच अलार्मिंग। जो हमारे स्ट्रीट फूड्स हैं, पूरी दुनिया में स्ट्रीट फूड्स होते हैं, कनाडा में कनाडा के हिसाब से हैं, यूरोप में यूरोप के हिसाब से हैं, लेकिन जो हमारे वहाँ पे तेल और घी और कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर और स्पाइसेस, ये सब भी कोई एग्रेवेटिव किस्म के फैक्टर्स हैं, आप समझते हैं? डेफिनेटली है, क्योंकि एक सिंपल बात है कि जो कोल्ड ड्रिंक है किसी भी कंपनी का हो, उसमें 100 मिलीलीटर में 11 ग्राम शुगर है। और कोई भी लड़का हो, कोई भी आदमी हो, 500 ml कोल्ड ड्रिंक पीने को उसको 5-7 मिनट लगते हैं, तो वो 7 मिनट में 55 ग्राम शुगर खाता है, मतलब 11 चम्मच शुगर खाता है। तो कोल्ड ड्रिंक, फिर फास्ट फूड्स, उसमें अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ डालोगे तो आप इतने कैलोरीज खाते हो कि आपकी ज़रूरत तो बहुत कम है, अब ज़्यादा खाओगे तो मोटापा बढ़ने वाला है। और फिर इसके साथ एक्सरसाइज कुछ नहीं, सब फैसिलिटीज़ हो गए, व्हीकल्स है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो साइकिल पे आने वाले बहुत सारे थे, अभी आज तो सब मोटरसाइकिल पे आते हैं या टू व्हीलर पे आते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज पूरी बंद हो गई ऑलमोस्ट, और फैसिलिटीज़ हो गए, एफ्लुएंस बढ़ गया, और ये स्ट्रीट फूड एंड ऑल दैट, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ा है। जी, ये प्रॉब्लम बढ़ा है और आगे आने वाले दिनों में बढ़ता भी नज़र आता है। आपसे और आपकी टीम से हमारे व्यूअर्स सलाह लेने के लिए कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा। हम जो मेरे स्क्रीन पे भी ज़हन में था। हम स्क्रीन पे भी वो देंगे तो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर व्हाट्सएप नंबर है, वेबसाइट है, जो भी है। तो वेबसाइट तो हमारी adotrust.org नाम की है, ठीक है, वो भी आप दिखाएंगे। ठीक है, फिर मेरे 2 कोऑर्डिनेटर्स के मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, ठीक है, ताकि किसी को भी अगर उनके साथ कम्युनिकेशन करना है तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, उनको गाइडेंस उनकी तरफ से मिलेगा। डॉक्टर दीक्षित डाइट नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसके ऊपर मैं हिंदी में काफ़ी लेक्चर देता हूँ, और शॉर्ट लेक्चर होते हैं 5-7 मिनट के। तो जो भी कोई मुश्किल इसमें हो, डिफ़िकल्टीज है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश उसके ऊपर करते हैं। तो वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, मेल आईडी भी है हमारा, वो भी शेयर करेंगे, और व्हाट्सअप नंबर्स, ताकि कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है। क्योंकि ये कैंपेन सिर्फ इंडिया का नहीं है, हम वर्ल्ड फ्री ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो पूरे दुनिया के लिए हम सोच रहे हैं। तो कनाडा में भी करना है, हर जगह पे करना है। Doctor sir, my question is that जी। you are talking this world issue, but you are delivering all your lectures in Hindi in YouTube. How a person in Canada, example my children, they don't know Hindi, they don't know anything. How can they understand your lectures? Why can't is possible to deliver lectures in Hindi? नहीं, तो मेरे लेक्चर इंग्लिश में भी है, मतलब इंग्लिश हिंदी में काफ़ी लेक्चर्स है, और मेरे डायबिटीज़ रिवर्सल के लेक्चर तो 5 फॉरेन लैंग्वेजेस में, जैसे जापानीज़ है, रशियन है, अरेबिक है, उसमें भी ट्रांसलेट होकर हमने वो यूट्यूब चैनल के ऊपर डाले हैं। और इंडियन लैंग्वेजेस में, जैसे कि तमिल है, मलयालम है, उसमें भी है। तो इंग्लिश लेक्चर भी काफ़ी है। तो यूट्यूब पे ये भी कोशिश करूँगा कि अल्टरनेट इंग्लिश Because हिंदी, it's for world audience. बिकॉज Yeah, इट इज़ yeah, फॉर वर्ल्ड। और इसमें इंग्लिश है तो उसको हिंदी सबटाइटल डालेंगे, हिंदी है तो इसको इंग्लिश सबटाइटल डाल के हम उसको चलाएंगे। ये बहुत बढ़िया है राव साहब। इसमें हमें भी, कम्युनिटी को भी अपना योगदान देना है कि हम भी डॉक्टर साहब के लेक्चर्स को और जो इनकी स्पीचेस हैं उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके दें। और ये काम तो खैर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब तक की जो हमने गुफ्तगू की डॉक्टर साहब, आप इसको वाइंड अप कैसे करना चाहेंगे आज के इस? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और राव साहब का भी, कि इनकी वजह से ये मौका मिला। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का सॉल्यूशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यही हो सकता है। ये कोई मेडिसिन इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। कोई भी लॉजिकल आदमी को ये बात अच्छी तरह से ये हो जाएगी, एग्री करेगा
कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का सोल्यूशन हम लोग अगर मेटफॉर्मिन में ढूंढेंगे तो हम गलत राह पे जा रहे हैं। तो इसलिए लाइफस्टाइल ज़रूरी है। और आज तक जो लाइफस्टाइल हम लोग बताते आए वो क्या है? स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। अब स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट आप देखिए, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी स्टोरी क्या है? पहले मेटफॉर्मिन पे शुरू हुआ, 2 साल के बाद वो डोज 1000 मिलीग्राम हो गया, फिर उसको और कोई मेडिसिन ग्लिमिप्रेड ऐड कर दिया, बाद में इंसुलिन पे चला गया। क्या आपने देखा है कि कोई भी जो ट्रेडिशनल वे जो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स फॉलो करता है कि उसके मेडिसिन के डोज कम होते हैं या उसका मेडिसिन बंद होता है? अगर यह नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो लाइफस्टाइल एडवाइस ट्रेडिशनली दिया जा रहा है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का, उसमें कोई गलत बात है। और जब कोई व्यक्ति आपको कोई ऐसी लाइफस्टाइल बता रहा है कि जिसमें एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, जिसको बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, उसको बाजार से कोई मशीन लाने की ज़रूरत नहीं, कोई पाउडर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और ज़िंदगी भर आप आसानी से उसको कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ने, लॉजिकल व्यक्ति ने इसका प्रयोग खुद के ऊपर करना चाहिए। और वो प्रयोग करने के बाद अगर आपको सक्सेस मिलता है, जो भी मैंने कहा कि आपका वजन कम होता है, पेट कम होता है, HbA1c कम होता है, इंसुलिन कम होता है, तो आपको इसको लाइफस्टाइल बनाना चाहिए और इसका प्रचार भी करना चाहिए, क्योंकि ये कैंपेन किसी एक का नहीं है, हम सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका भी मैं शुक्रिया अदा थैंक यू करता डॉक्टर हूँ। साहब। थैंक यू। आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बातें की। किसी भी टेलीविज़न शो का एक समय होता है, वरना आपकी बातें तो ना ख़त्म होने वाली हैं और हमारे व्यूज़ भी सुनना चाहते हैं। मगर जो आपका डिक्सिट डाइट प्लान है, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन है। ओबेसिटी फ्री जो आपकी कैंपेन है वो बहुत बड़ी कैंपेन है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आपको एक्नॉलेज करते हैं, आपको रिकग्नाइज़ करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अपना जो ज़िंदगी का लाइफस्टाइल है वो भी बहुत बढ़िया है। वो भी एक हमारी नज़र में तो संत हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पॉलिटिक्स जैसे डिफ़िकल्ट फील्ड में वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। व्यूज़ बातचीत आप सुन रहे थे डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित जी की। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमारी कोशिश होगी कि डॉक्टर साहब को हम पुणे से भी, जब ये भारत वापस जाएंगे या जहाँ कहीं भी भारत में हो, हम इनको स्काइप पे लेते रहें। हमारे शो में आपको पता है पॉलिटिक्स पे बातें होती हैं, मगर पॉलिटिक्स भी तभी तक ज़िंदा रहती है जब तक हमारी हेल्थ हमारा साथ दे। जब हेल्थ हमारा साथ छोड़ देती है तो फिर लाइफ में पॉलिटिक्स भी नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता। और एक हमारा पंजाबी का एक्सप्रेशन है, जान है तो जहान है। तो हमारी अगर सेहत है, हमारी अगर जान है, हमारी अगर हेल्थ है, तो सब कुछ हमारे साथ है। जब तक हम जिएं, भगवान करे हम सेहतमंद रहें, हमारी सोच सेहतमंद रहे। आज का शो देखने और सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद।